हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल निशु मल्टी यूनिवर्स में। दोस्तों, इससे पहले के वीडियो में मैं लेकर आई थी आप लोग के लिए मुंशी प्रेमचंद्र जी की कहानी कफन। तो दोस्तों, उसका पार्ट 1 आप लोगों ने देखा, जाना और उसकी कहानी पढ़ी, सुनी भी। पढ़ी नहीं, मैं सुना रही हूँ तो आप लोगों ने सुनी है। तो अब आज की वीडियो में उसके आगे का भाग लेकर आई हूँ दोस्तों। तो आइए चलिए जानते हैं कि आगे की कहानी में क्या नया मोड़ आता है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मतलब कि यहाँ पर बुधिया जो है माधव की पत्नी वो मर चुकी है। तो अब इसके आगे की स्टोरी में है कि जब माधव अंदर जाता है देखने के लिए, तो वहाँ पे मतलब कि ज़ोर ज़ोर से वो देखता है कि उसकी पत्नी जो है वो मर चुकी है। तो फिर वो माधव भागा हुआ घीसू के पास आता है और फिर दोनों ज़ोर ज़ोर से हाय हाय करके छाती पीटने लगते हैं। पड़ोस वालों ने यह रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे। मगर ज़्यादा रोने पीटने का अवसर न था। कफन की और लकड़ी की फिक्र करनी थी, क्योंकि ऑलरेडी मतलब कि जो बुधिया थी वो काफ़ी पहले से मर चुकी थी। घर में तो पैसा इस तरह से गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वह इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे। चोरी करने के लिए, वादे पर काम न करने के लिए और न आने के लिए। पूछा, क्या है बे घिसुआ, रोता क्यों है? अब तो तू कहीं दिखलाई भी नहीं देता है। मालूम होता है इस गांव में रहना नहीं चाहता। घीसू ने जमीन पर सिर रखकर आंखों में आंसू भरे हुए कहा, सरकार, बड़ी विपत्ति में हूँ। माधव की घरवाली रात को गुजर गई। रात भर तड़पती रही सरकार। हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे। दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया, मगर हुआ कुछ नहीं। अब कोई एक रोटी देने वाला भी न रहा मालिक। तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूँ। अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पार लगाएगा? हमारे हाथ में तो जो कुछ था वह सब तो दवा दारू में उड़ गया। सरकार ही आप ही हैं जो कि आप मतलब कि हम पे रहम करें। जमींदार साहब दयालु थे, मगर घीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी में तो आया, कह दे चल दूर हो यहाँ से। यूँ तो बुलाने से भी नहीं आता। आज जब गरज पड़ी है तो आकर खुशामदी कर रहा है। हरामखोर कहाँ का बदमाश। लेकिन यह क्रोध या दंड देने का अवसर नहीं था। जी में कुड़ते हुए 2 रुपए निकाल कर फेंक दिए, मगर सांत्वना का एक शब्द भी मुंह से न निकला। उसकी तरफ ताका तक नहीं, जैसे सिर का बोझ उतारा हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार का साहस कैसे हो सकता था। घीसू जमींदार के नाम का ढिंढोरा भी पीटना खूब जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घीसू के पास 5 रुपए की अच्छी रकम जमा हो गई। कहीं से अनाज मिल गया, कहीं से लकड़ी, और दोपहर को घीसू और माधव बाजार से कफन लाने चले गए। इधर लोग बांस वास काटने लगे। गांव की नर्म दिल स्त्रियां आकर लाश देखती थीं और उनकी बेकसी को 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती थीं। और बाजार में पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर को मिल गई है। क्यों माधव? माधव बोलता है, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए। तो चलो कोई हल्का सा कफन ले लेते हैं। हाँ और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी। रात को कफन कौन देखता है? कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढकने को चिथड़ा तक न मिला, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है, और क्या रखा है यहाँ? यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड़ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे। कभी इस बाजार की दुकान पर गए तो कभी उनकी दुकान पर। तरह तरह के कपड़े, रेशमी और सूती देखे, मगर कुछ जचा नहीं। यहाँ तक कि शाम हो गई। तब दोनों ने जाने किस दैवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जा पहुंचे और जैसे किसी पूर्व निश्चित व्यवस्था से अंदर चले गए। वहाँ जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर घीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी एक बोतल हमें भी देना। इसके बाद कुछ चिखौना आया, तली हुई मछली आई और दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। कई कुंजियां ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों सरूर में आ गए। घीसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता? आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तो न जाता।
माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानो देवताओं को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, नहीं लोग बामनों को हजारों रुपए क्यों दे देते हैं? कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं? बड़े आदमियों के पास धन है, फूके, हमारे पास फूकने को क्या है? लेकिन लोगों को जवाब क्या देंगे? लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है? घिसू हंसा, अबे कह देंगे रुपए कमर में से खिसक गए, बहुत ढूंढा मिला नहीं। लोगों को विश्वास न आएगा, लेकिन फिर वही रुपए देंगे। माधव भी हंसा और इस अनपेक्षित सौभाग्य पर बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो भी खिला पिलाकर। आधी बोतल से ज्यादा उड़ गई। घीसू ने 2 सेर पूरियां मंगाई, चटनी, अचार, कलेजियां। शराब खाने की सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पत्तलों में सारे सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपया खर्च कर दिया, सिर्फ थोड़े से पैसे बच रहे। दोनों इस वक्त इस शान में बैठे पूरियां खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी की फिक्र। इन भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। घीसू दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुत्र न होगा? माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तसल्ली बोला, जरूर होगा। भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वह कभी उम्र भर न मिला था। एक क्षण के बाद माधव के मन में एक शंका जगी। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी एक न एक दिन वहां जाएंगे ही। घीसू ने इस भोले भाले सवाल का कुछ उत्तर न दिया। वह परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा न डालना चाहता था जो वह हम लोगों से पूछ रहे हैं कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया, तो हम क्या कहेंगे? कहेंगे तुम्हारा सिर। पूछेगी तो जरूर। तो कैसे जानता है कि उसे कफन न मिलेगा? तो मुझे ऐसा गधा समझता है? 60 साल के दुनिया में घास देख खोदता रहा हूँ मैं। उसको कफन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास न आया। बोला, कौन देगा? रुपए तो तुमने चट कर दिए। वह तो मुझसे पूछेगी, उसकी मांग में तो सिंदूर मैंने डाला है ना। कौन देगा बताते क्यों नहीं? वही लोग देंगे जिन्होंने अब की बार दिया है। अब की रुपए हमारे हाथ न आएंगे। ज्यों-ज्यों अंधेरा बढ़ता गया, सितारों की चमक तेज होती थी, मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई डिंग मारता था, कोई अपने संगी के गले लिपटता था, कोई अपने दोस्त के मुंह से कुल्हड़ लगाए देखता था। वहाँ के वातावरण में सुरूर था, हवा में नशा। कितने तो यहाँ आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते थे। शराब से ज्यादा यहाँ की हवा उन पर नशा करती थी। जीवन की बाधाएं यहाँ खींच लाती थी और कुछ देर के लिए यह भूल जाते थे कि वे जीते हैं या मरते हैं, या न जीते हैं न मरते हैं। और यह दोनों बाप बेटे अब भी मजे ले लेकर चुस्कियां ले रहे थे। सबकी निगाहें उनकी ओर जमी हुई थी। दोनों कितने भाग्य के बली हैं, पूरी बोतल बीच में है। भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूरियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा उसकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था और देने के गौरव, आनंद और उल्लास का अपने जीवन में पहली बार अनुभव कर रहा था। घीसू ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वह तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचेगा। रोए रोए से आशीर्वाद दो, बड़ी गाढ़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वह बैकुंठ में जाएगी दादा, बैकुंठ की रानी बनेगी। घीसू खड़ा हो गया और जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ ही जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं। मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वह न बैकुंठ जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। श्रद्धालुता का यह रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थिरता नशे की खासियत है। दुख और निराशा का दौरा हुआ। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा, कितना दुख झेल झेल कर मरी है। वह आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा, चीखे मार मार कर। घीसू ने समझाया, क्यों रोता है बेटा? खुश हो कि वह माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्द माया मोह के बंधन से निकल गई। और दोनों खड़े होकर गाने लगे, ठगनी क्यों नैना झमकावे ठगनी। पियक्कड़ों की आंखें इनकी ओर लगी हुई थीं और ये दोनों अपने दिल में मस्त गाए जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बनाए, अभिनय भी किए और आखिर नशे में मदमस्त होकर वहीं गिर पड़े। दोनों शराब के नशे में खा पी के एकदम टंच
और माधव की पत्नी बुधिया की लाश गांव में अकेली पड़ी हुई थी। तो दोस्तों यह थी मुंशी प्रेमचंद्र जी की कहानी कफन, जो कि आप लोगों ने सुनी। बहुत ही मार्मिक कहानी है, यथार्थवाद से पूरी तरह से प्रेरित यह कहानी है। और मेरी कहानी जो ये मैंने आज सुनाई आप लोग को मुंशी प्रेमचंद्र जी की, आई होप आप लोगों ने पूरे ध्यान से सुनी होगी और ये मतलब कि आप लोगों ने किताबों में ज़रूर पढ़ी होगी और मैंने भी पढ़ी है। बहुत ही अच्छी स्टोरी है और पूरी मतलब उसमें पूरा जीवन तो दिखाई देता है। तो बस दोस्तों आज के अपने इस कहानी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और ऐसे ही और भी कहानियाँ मैं लेकर आऊँगी। तो मिलते हैं अपने एक नई स्टोरी के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।